प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने लाइट के क्लास को लेकर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लाइट के क्लास में हम लोगों ने F इज इक्वल टू R अपॉन 2 के बारे में सीखा था। अब आगे हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में किस तरह के इमेज बनते हैं। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कब वास्तविक बनते हैं, कब काल्पनिक बनते हैं, सीधा उल्टा, दर्पण के सामने बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम आपके समक्ष करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक के क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखा होगा और उसमें आए हुए महत्वपूर्ण पदों को भली भांति समझा होगा। यदि पीछे के टर्म आप याद रखेंगे, समझ जाएंगे, तो आगे की राह आपकी बिल्कुल आसान होगी। यदि पीछे की पढ़ाई को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे राह कठिन होता जाएगा। इसलिए एक क्लास को बढ़िया से क्लियर करने के बाद अगले क्लास के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि समय के साथ नियम के अनुसार क्लासेस आपको लगभग मिलते रहेंगे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ गंवाए हुए हम सीधे आते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो विशेष रूप से उसी की चर्चा आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है और यहां ब्लैक इस बोर्ड पर भी की जाएगी। तो देखें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। पोजीशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें याद रखना है, और 2 नंबर के प्रश्न के लिए आपको किरण आरेख खींचना पड़ता है, यानी चित्र खींचना पड़ता है। तो हम दोनों बातें आपको सिखाएंगे, ओएमआर के लिए भी और 2 नंबर के वाले प्रश्न के लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा। दर्पण में आपको क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से टर्म होते हैं, जरा याद कर लें, एक बार फिर से रिवीजन कर लें। पोल, सी सेंटर, एफ फोकस, पीछे से कलाई किया हुआ, पीछे से पॉलिश किया हुआ ये अवतल दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई, एम और एम डैश लिख दिया जाता है। एम फॉर मिरर, इसलिए एम लिख दिया जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच में पोल पी और पी से होता हुआ एक लाइन खींच देते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको खींचने के लिए आप कंपास का प्रयोग कीजिए, बहुत सही होगा। सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिए और लाइन खींच लेने के बाद कहीं पर एक पॉइंट लीजिए, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र ले लीजिए, वहां पर कंपास का नोक रख दीजिए
और दूसरी साइड पेंसिल, पेंसिल को पी तक ले जाइए और एक कर्व खींच लीजिए। आपका ये दर्पण तैयार हो जाएगा। एक साइड से आप इस तरह का निशान बना दें, पॉलिश कर दें। यदि बाहर से पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण हो जाएगा, यदि अंदर से कर देते हैं तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। आपका फिगर सही होना चाहिए। यदि आप स्केल और कंपास का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सटीक सही आप लाइन खींच लेंगे। तो सी ले लेंगे और पी ले लेंगे। इसके पिछले प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसमें क्या है? सीपी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सीपी का आधा। द मिडिल पॉइंट ऑफ सीपी, मिडिल पॉइंट ऑफ सीपी यानी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु सीपी का हम यहां पर ले लेते हैं। ये हो गया एफ, फोकस। इतने सब फिगर में इसको आपको बनाना होगा, पोल, सेंटर, फोकस। अब वस्तु को कहां रखेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए इसके बारे में देखते हैं। वस्तु को दर्पण के पीछे तो रख नहीं सकते, दर्पण के पीछे इस साइड में तो रख नहीं सकते हैं। जब भी वस्तु को रखेंगे तो इसी साइड में रखेंगे। कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे, आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि वस्तु को हम यहां रख रहे हैं, दर्पण से बहुत दूर, क्योंकि विद्यालयों में जिस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं वो बहुत छोटा सा होता है। तो उस छोटे से दर्पण के लिए यहां पर यदि दर्पण रख दिया जाए तो ये दूरी उसके लिए अनंत का कार्य करती है, अनंत की दूरी मानी जाती है। तो ये अनंत मान लिया जाए। तो करना क्या है कि यहां से एक सीधी रेखा खींच के ले जानी है। इसमें 2-3 नियम काम करते हैं, उसको भी बताऊंगा। ये सीधी रेखा यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन एक खींच देना है। मान लिया जाए कि यह वस्तु है ए बी, दर्पण के सामने सीधी अवस्था में रखी गई है। तो ए टॉप पॉइंट है, ए से होती हुई एक सीधी स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समानांतर। यहां पर ये लाइन किसी पॉइंट पर टकराती है। तो मान लिया जाए कि वो पॉइंट क्यू है। टकराने के बाद कोई भी लाइन जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद एफ से रिटर्न होगी, यानी एफ से उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। वो लाइन एफ से लौटेगी। एरो का निशान देना जरूरी है, जिससे कि यह पता चले कि प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है। तीर का निशान ही ये डायरेक्शन सूचित करता है कि प्रकाश की किरण कहां पहुंच रही है। तो यहां से निकलती हुई प्रकाश की किरण यहां पहुंच गई और वहां से रिफ्लेक्ट हुई, एफ से होती हुई इस साइड में आ गई। यदि यहां पर कोई वस्तु हो तो ये भी इस तरह से, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी एफ से रिटर्न होगी। इसमें भी तीर का निशान देना जरूरी है। यानी जितनी भी लाइनें होंगी, जितनी भी रेखाएं होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एफ से ही लौटेंगी। यानी एफ जो पॉइंट होगा सबका,
केंद्र हो जाएगा, सभी बिंदुओं का ये संगमन पॉइंट हो जाएगा, यानी सभी रेखाएं जो हैं इसी बिंदु से गुजरेगी। तो जहां पर ये रेखाएं कटेंगी वहीं पर इमेज बनता है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये अनंत, अनंत का इमेज फोकस पर, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। पहला कंडीशन, जब वस्तु, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि किस दर्पण में, क्योंकि ये अवतल दर्पण की ही चर्चा हो रही है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, दर्पण के सामने बना है कि दर्पण के पीछे बना है, ये आप चित्र से देख सकते हैं। तो दर्पण के सामने बना है। जब दर्पण के सामने बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने कहां पर? फोकस पर। ये फोकस है, वास्तविक। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लें। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो जहां भी वास्तविक देखें, जहां वास्तविक आए इमेज, समझ जाइए कि इमेज उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा। अब साइज देखें तो यहां पर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, वस्तु, और इतना छोटा सा इमेज, तो वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा है। तो जब भी वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। पहला कंडीशन हुआ ये। दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। एक बार फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, सेम प्रोसेस। MM डैश, सेंटर, फोकस। आप स्केल पेंसिल से माप करके और कंपास की सहायता से खींचिएगा, बिल्कुल सही इमेज बनेगा। अनंत पर ले चुके हैं। अब अनंत के बाद यदि और पीछे हटेंगे तो वो अनंत ही होगा, क्योंकि अनंत में अनंत को जोड़ने पर अनंत ही होता है। अनंत से अब हम इधर आते हैं, दर्पण की ओर आते हैं, मिरर की ओर आते हैं। आ जाते हैं यहां पर। यहां पर हम वस्तु को रख देते हैं प्रधान अक्ष के लंबवत। ये ध्यान रखना है कि प्रधान अक्ष के लंबवत रखना है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। वस्तु और प्रधान अक्ष के बीच 90 डिग्री का समकोण बनना चाहिए। तो प्रधान अक्ष के लंबवत हम वस्तु को रखते हैं। इसके बाद वही नियम अपनाएंगे जो पहले में अपनाया था, यानी ऊपरी शीर्ष से होती हुई एक लाइन हम सीधा खींचेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर, पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये आपत्ति तो होगी दर्पण पर, मान लिया जाए कि ये Q बिंदु पर
आपतित होती है। आपतित होने के बाद ये कहां से रिटर्न होगी? तो F से, ये F से रिटर्न होगी, ऐसे रिटर्न होगी, लौटेगी। समझ रहे हैं? अब एक और रूल यहां पर आप देख लीजिए। एक रूल और क्या कहता है कि यहां से और इसको मिलाया जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के लिए यह जो दर्पण है, यदि दर्पण को गोला माना जाए तो यह ऐसे होता हुआ एक गोला हो जाएगा, और यहां से यहां तक रेडियस, त्रिज्या है, वो गोले के लिए हर जगह वो बराबर होगी, और वृत्त के केंद्र से, यानी गोले के केंद्र से उस रेडियस को, जो लाइन है, मिलाया जाए त्रिज्या, और यहां पर टेंजेंट खींचा जाए तो 90 डिग्री होता है। यानी CP लंब है, CP दर्पण के P पर लंब है। उसी तरह यदि C से Q को मिला दिया जाए तो CQ भी लंब हो जाएगा दर्पण पर। CM को मिला दें तो CM भी लंब हो जाएगा। CM डैश को मिला दें, CM डैश भी लंब हो जाएगा इस दर्पण की सतह पर। जैसे यहां से हम ये लाइन खींच दिए और ये ऐसे लाइन खींच दिए तो ये लंब हो गया। यहां से ये लाइन खींचा, यहां पर ऐसे लाइन खींच दिया, ये लंब हो गया। तो इस तरह से जितने भी हम सर्किल में ये लाइन खींचेंगे, रेडियस खींचेंगे, त्रिज्याएं खींचेंगे, वो त्रिज्याएं, ये सतह यानी पॉइंट, यहां इसको हम प्लेन मान लें, सतह मान लें, तो वहां पर ये लंब होता है। कहने का मतलब ये है कि वक्रता केंद्र से दर्पण के सतह को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर जाती है तो किस प्रकार लौटेगी? परावर्तन के नियम में हमने आपको बताया था कि आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि CP आपतित किरण है और यही अभिलंब भी है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री है। तो परावर्तित किरण भी यही हो जाएगी, यानी यहां से जो किरण यहां जाएगी वो सीधे इसी रास्ते से फिर रिटर्न भी हो जाएगी। तो इस नियम का उपयोग करते हैं और इस बिंदु से हम इसको मिलाते हैं। और मिलाने के बाद ये देखते हैं, यदि इसको हम यहां सीधे यहां तक लेके जाएं तो ये फिर यहां से रिटर्न हो जाएगी इसी रास्ते से, क्योंकि ये जो लाइन है यहां पर जाकर के अनुमानता मिलेगी, आपतित होगी, और यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर इसी लाइन पर रिटर्न हो जाएगी। तो यह लाइन और यह लाइन कहां कट रही है? यहां पर कट रही हैं। जहां कट रही हैं वहीं पर वस्तु का इमेज बनेगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से समझना होगा, बहुत बारीक है, बहुत बारीक, आसान है। थोड़ा सा मन लगाना होगा और माइंड को कंसेंट्रेट करना होगा, बहुत ही आसान है। अब इसका आंसर क्या होगा? वस्तु को कहां रखा गया है? अनंत और C के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा गया है। अनंत और वक्रता केंद्र में जब हम वस्तु को रखे हैं तो इमेज कहां बना है? प्रतिबिंब कहां बना है? C और F के बीच में बना है। इमेज इज फॉर्म बिटवीन C एंड F।
इन फ्रंट ऑफ मिरर, उल्टा बना है, दर्पण के सामने है इसलिए रियल है, वास्तविक है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, या उल्टा है तो आप समझ जाइए कि वास्तविक है, उल्टा भी है तो वास्तविक है, और नहीं तो वास्तविक है तो उल्टा है। दोनों कंडीशंस एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वास्तविक और उल्टा चित्र देख करके स्पष्ट है। और यह भी आप बता सकते हैं चित्र देख करके कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, अत्यंत छोटा है कि बहुत छोटा है, कि बड़ा है, बराबर है, ये आप चित्र देख करके अनुमान लगा सकते हैं। तो इसकी अपेक्षा इसका साइज कम है, यानी वस्तु से छोटा है। इसी बात को लैंग्वेज में, भाषा में लिख देते हैं। ये दूसरा कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर हो, नहीं, ये तो कंडीशन हो चुका है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, शॉर्ट में भी लिख के काम चला सकते हैं। वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर? बढ़िया से समझ लें। यदि कहीं भी कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हैं। इसलिए आप हमें अपना समझें और अपने जिज्ञासाओं की संतुष्टि के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी राय जरूर व्यक्त करें। जहां भी आपको परेशानी हो, जो भी कठिनाई हो, यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि आपके परेशानियों को दूर किया जाए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। अभी इसमें 6 कंडीशंस हैं, जिसमें 2 का जिक्र किया गया। बाकी आने वाले समय में आपको जानकारी दी जाएगी। अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।